कि जिन्ना जैसे पॉलिटिशियंस ने भड़काऊ भाषण दिए, लोगों के अंदर डर भरा। जिन्ना सीधे तौर पर देश का बंटवारा चाहते थे, एक अलग पाकिस्तान का देश बनाना चाहते थे। कायद का पाकिस्तान का तस्वुर बिल्कुल बेबुनियाद था। और मुस्लिम लीग का कायम होना, उसका वजूद में आना, इसके पीछे तो कोई वजह ही नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त और कल 15, यानी दोनों ममालिक पाकिस्तान इंडिया की यौम आज़ादी। पहले तो दोनों को खूब जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी की दास्तान दोनों तरफ अलग मंजर से सुनाई जाती है और जो व्यूज़ हमें थोड़े न्यूट्रल भी मिलते हैं, उसके मुताबिक कायद का पाकिस्तान का तस्वुर बिल्कुल बेबुनियाद और मुस्लिम लीग का कायम होना, उसका वजूद में आना, इसके पीछे तो कोई वजह ही नहीं बनती थी। यहाँ रुक कर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा यूट्यूबर्स पर। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत की। ये वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें देखकर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू की, लेकिन हाल ही इनकी मैंने कुछ पार्टीशन से मुतल्लिक वीडियोस देखी जिनके अंदर इन्होंने बहुत न्यूट्रल रहकर चीज़ों को बयान किया। लेकिन उस न्यूट्रलिटी में यही चीज़ जब भी मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि कायद ने बिल्कुल बिला वजह पाकिस्तान कायम करने की ज़िद पकड़ी और मुस्लिम लीग तो बिला वजह ही कायम हो गई, ये व्यूज़ सामने हमें देखने को मिलते। आज इस वीडियो में मेरा मकसद पार्टीशन से पहले की ग्राउंड सिचुएशन, यानी ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा था, इसको डिस्कस करना है। आखिर क्यों? क्योंकि सियासत में जो पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फैसले दरअसल अवाम की ही अक्कासी करते हैं। यानी अवाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जो कि हम तारीख पढ़ते हुए अक्सर भूल जाते हैं और हमारा ज्यादा फोकस हमारे एलीट्स पर होता है, हमारे डिसीजन मेकर्स पर होता है। इसको बयान करना इसीलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें आखिर कायद, जो कि यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, जिन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा जाता है, आखिर कैसे वो अपने इस व्यू को छोड़कर पाकिस्तान की अलग स्टेट के व्यू पर आए और मुस्लिम लीग आकर कायम क्यों हुई जब कांग्रेस जैसी एक पार्टी मौजूद थी। आज़ादी की तारीख ज़्यादातर लोगों में 20वीं सदी से बयान की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें ग्राउंड सिचुएशन को और डीपली जानना है और देखना है कि आखिर मामला खराब कहाँ से हुए, तो हमें जाना पड़ेगा 1857 में, जब जंग आज़ादी हिंदुस्तान में लड़ी। होता कुछ यूँ है कि अंग्रेज हमसे जंग जीत जाते, जिसके बाद अब इन्हें बदला लेना था हिंदुस्तानियों से, और ये बदला बेहद मुनफरद किस्म का बदला है। हमने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो सुनी है अंग्रेजों की। अब काफ़ी हद तक पहले मुझे भी ये लगता था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि एक जगह को तकसीम करके उस पर हुक्मरानी करना, लेकिन डिवाइड एंड रूल का इन डेप्थ बहुत सारे मीनिंग्स निकल गए और इनमें से एक ये था कि जहां भी हुक्मरानी अंग्रेज करते थे, वो वहां पर मौजूद एथनिक ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में दरार डालना था। वो करते कुछ इस तरीके से थे कि एक कम्युनिटी को फेवर देके और दूसरी को डिप्रेस करके दोनों कम्युनिटीज में एक राइवलरी, एक दुश्मनी पैदा करते थे। और ये चीज खाली हमें इंडिया में नजर नहीं आती, बल्कि हमें थ्रू आउट जितनी भी कॉलोनीज रही हैं ब्रिटेन की, उन सब में ये मामला नजर आते हैं और आज भी नजर आते हैं। अब इसी पॉलिसी के मुताबिक अंग्रेज मुसलमानों को दबाना शुरू करते। ऑल्दो हिंदुओं को और बाकी कम्युनिटीज को भी दबाया गया, लेकिन मुसलमानों पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला जाता। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि जंग आज़ादी के वक्त मुगल एम्पायर को इस म्यूटनी का, अंग्रेज इसे म्यूटनी कहते हैं, गदर कहते हैं, इसकी जड़ समझा जाता। और इसी वजह से मुसलमान जो कि मुगल एम्पायर के सक्सेसर थे, इन पर थोड़े ज्यादा जुल्म ढाए जाते। इनको गवर्नमेंट नौकरियों से निकाल दिया जाता है, इनके ओहदे खत्म कर दिए जाते हैं, ज़मीनें जब्त होती हैं। अब यहाँ रुककर बंगाल के कुछ स्टैट्स पर अगर फोकस करें तो तकरीबन जंग से पहले 40% से ज़ायद मुसलमान सिविल सर्विसेज में मौजूद थे और जंग के बाद इनकी तादाद 10% से भी ज़्यादा नीचे। जंग से कुछ अर्सा पहले अंग्रेज़ों ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी, जिसके मुताबिक अब सिविल सर्विसेज में सिर्फ वही लोग भर्ती होंगे जो अंग्रेजी एजुकेशन हासिल करेंगे। अब एक तरफ मुसलमान अपनी दीनी तालीम पर फोकस कर रहे थे, दूसरी तरफ मेजॉरिटी हिंदू अंग्रेजी में बेहतर होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू। यहाँ पर रुककर एटमॉस्फेयर पर गौर करते हैं। मुगल सल्तनत टूट चुकी है और अंग्रेजी एजुकेशन इम्प्लीमेंट की जा रही। मुसलमानों के लिए एक सिलेबस या एक ज़ुबान नहीं, बल्कि एक पूरी सकाफत थी। इनके मुताबिक मुसलमानों की सकाफत हटाकर अंग्रेज़ अपनी सकाफत यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने इस चीज़ का बायकॉट किया। दूसरी तरफ हिंदूज़ जब अंग्रेज़ी अडॉप्ट करके सिविल सर्विसेज में भर्ती होना शुरू होते हैं तो मुसलमानों को एक इम्प्रेशन जाता है कि शायद ही हमसे अलग होकर अब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
तो पहला बीज अंग्रेज़ों की जानिब से यहीं पर बो दिया गया था, जो कि अपना काम करना भी शुरू कर गया था। अभी अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम का बीज बोया ही था कि अपनी जड़ पकड़ने लगा। साल 1867 में बनारस यूपी के अंदर कुछ हिंदू रिवाइवलिस्ट ग्रुप्स उर्दू को हटाकर हिंदी को कोर्ट्स, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिप्लेस करने का मुतालबा करते हैं। अभी तक सूरत हाल ये थी कि कई सालों से, जब से मुग़ल एम्पायर वजूद में आया था, तकरीबन तभी से उर्दू तमाम कोर्ट्स, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस में इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब इसको बदलने का मुतालबा किया गया। यहाँ पर रुक कर ये बताना भी ज़रूरी है कि उर्दू और हिंदी सिर्फ दो ज़ुबानों का कोई मसला नहीं था ये, बल्कि ये एक आइडेंटिफिकेशन थी दो डिफरेंट ग्रुप्स की। और ये बात तकरीबन हर कोई बेहद अच्छे तरीके से जानता है कि उर्दू मुसलमान इसे अपनी आइडेंटिटी समझते थे और हिंदी दूसरी तरफ हिंदुओं की आइडेंटिटी समझी जाती। और इस पर मजीद ये है कि अंग्रेज़ इस चेंज को ऑथराइज कर देते। इस वक्त मुसलमानों में एक तसव्वुर पैदा होता है कि हिंदूज जो कि सिविल सर्विसेज में भी और खित्ते में तादाद में बेहद ज़्यादा थे, वो मुसलमानों की सकाफत, उनके कल्चर और उनके पॉलिटिकल राइट्स को शायद डिफेंड नहीं करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम दरार ने मज़ीद गहरा होना था। 1870 से 1890 के आखिरी सालों तक हमें गाँव रक्षा और आर्य समाज मूवमेंट्स देखने को मिलती। ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थी जिनका मकसद गाय के कत्ल को रोकना था, क्योंकि हिंदू रिलीजन में गाय को एक बहुत ही सेक्रेट दर्जा दिया जाता है। ये मूवमेंट्स रिलीजियस लेवल से शुरू होती है और फिर पॉलिटिकल स्टेटस इख्तियार कर जाती। सोचने वाली बात यह है कि हिंदूज की रिलीजियस मूवमेंट से मुसलमानों का क्या ताल्लुक। दरअसल इस मूवमेंट का एक बेहद अहम मकसद था मुसलमानों की ईद उल अज़हा पर होने वाली कुर्बानियों को भी रोकना, जिसकी वजह से दोनों में रिलीजियस टेंशन्स मज़ीद बढ़ जाती। ये इस कदर बढ़ जाती हैं कि 1893 में हमें बॉम्बे में एक बहुत बड़ा फसाद देखने को मिलता है और माना जाता है कि 1857 के बाद ये एक शहर में होने वाले सबसे बड़े दंगों में से एक है। इसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मारे जाते और 800 से ज़ायद लोग ज़ख्मी। अब एक तरफ मुसलमानों को मजहबी तौर पर मसला था, दूसरी तरफ इनकी मईशत भी ख़तरे में थी। वो कुछ इस तरीके से कि मेजॉरिटी मीट मार्केट्स के वेंडर मुसलमान थे और इन मूवमेंट्स में इन मार्केट्स को टारगेट किया जा रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइमलाइन को समझते हैं। जिस दौरान ये दंगे चल रहे थे उसी दौरान 1885 में कांग्रेस का क़याम हो, जो कि हिंदुस्तानियों की पहली पॉलिटिकल पार्टीज में से एक थी। कांग्रेस के क़याम के वक्त इसमें हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी और मुसलमान 5% से भी कम थे। लेकिन मुसलमानों को इससे कोई ख़ास मसला नहीं था। मसला पैदा वहाँ से हुआ जब ये दंगे चल रहे थे। उस दौरान कांग्रेस इन दंगों पर खामोश रहती, कोई पॉलिटिकल स्टांस नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये इम्प्रेशन पैदा होता है कि कांग्रेस हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से उनके हक में और मुसलमानों के राइट्स को फ्यूचर में भी शायद सेफगार्ड ना किया जाए। मुसलमानों और हिंदुओं का कम्युनल डिवाइड मज़ीद बढ़ता जा रहा था कि इसी दौरान साल 1905 में अंग्रेज़ एक और शर का बीज बोते और ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेज़ क्लेम करते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें इसे आधा करना पड़ेगा ताकि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन इसके पीछे मकासद शर पसंद थे, क्योंकि इसको डिवाइड इस तरीके से किया गया कि जिसमें ईस्ट बंगाल का जो प्रोविंस बना उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी बन गई और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी। इससे पहले जो ओवरऑल बंगाल का प्रोविंस था उसमें हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी, लेकिन अब डिवाइड के बाद दोनों तरफ मेजॉरिटीज़ तकसीम हो चुकी थी। मुसलमान इसको अपना एक एडवांटेज समझते हैं कि पहली बार इन्हें पॉलिटिकली थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जा रहा है और इसमें ब्रिटिश उनकी मदद कर रहे। अब ईस्ट के अंदर ढाका को सेंटर बनाकर यहाँ तरक्याती काम शुरू होते और मुसलमान इससे बेहद खुश थे, जबकि वेस्ट बंगाल के जो हिंदू मेजॉरिटी थे वो इससे बिल्कुल ना खुश थे। वजह दो थी। पहली ये कि वो बंगाल का बंटवारा नहीं चाहते थे और इसमें कांग्रेस भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस यही एजेंडा लिए खड़ी थी कि हम यूनाइटेड इंडिया चाहते। और दूसरी चीज़, हिंदू मेजॉरिटी जो कि पहले पूरे बंगाल के अंदर मौजूद थी अब वो साइड लाइन हो चुकी थी, यानी मेजॉरिटी को एक तरफ कर दिया गया था पूरे सूबे में से। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल से हमें प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते। कलकत्ता से निकले इन प्रोटेस्ट में अब हिंदू सिंबल्स और वंदे मातरम जैसे स्लोगन शामिल हो जाते। इसको एंटी मुस्लिम समझा जा रहा था। इसी वजह से हमें हिंदू मुसलमानों के दरमियान पूरे बंगाल में ढाका से लेके मेमन सिंह और कई इलाकों में दंगे देखने को मिलते हैं, क्लैशेस देखने को मिलते हैं।
और ये क्लैशेस सिर्फ बंगाल तक नहीं महदूद रहते, बल्कि ये इससे भी आगे यूपी तक फैल जाते हैं। इसके बाद अक्टूबर 1906 में हमें शिमला डेपुटेशन देखने को मिलती है, जिसमें क्लेम किया जाता है कि मुसलमानों ने वाइसरॉय से जाकर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की और यहाँ से कम्युनिटी डिफरेंसेस मजीद बढ़ गए। यहाँ पर रुककर ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर ये मुस्लिम डेलीगेशन वाइसरॉय तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि आज से पहले वाइसरॉय तक डेलीगेशन लेकर जाना एक बहुत मुश्किल काम था। इवन कांग्रेस को भी खासी मुश्किल पेश आती थी। इसकी थोड़ी बैक स्टोरी समझते। 8 से 10 अगस्त के दरमियान लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के सेक्रेटरीज J.R. डनलॉप स्मिथ और विलियम एलेक्जेंडर आर्चबोल्ड ये आपस में खतो किताबत करते हैं और वाइसरॉय को डेलीगेशन से मिलने पर आमादा करते हैं। यहाँ पर रुककर एक और नाम शामिल करूंगा, डेंजल इबर्टसन। ये मिंटो को मनाने के लिए उन्हें एक वार्निंग रखते हैं। ये वार्निंग क्या थी? ये क्लैमिटी हो सकती है अगर यंग मुस्लिम कांग्रेस के हाथ लग गए। अभी एजुकेटेड मोहम्मदन इंडियन सोसाइटी का सबसे कंजर्वेटिव एलिमेंट है। अब एक तरफ अंग्रेज वाइसरॉय को मना रहे हैं कि वो मुस्लिम डेलीगेशन से मिले, दूसरी तरफ 10 अगस्त 1906 आर्चबोल्ड ये नवाब मोहसिन उल मुल्क से कहते हैं कि आप एक डेलीगेशन प्रिपेयर करें और इसको वाइसरॉय के सामने पेश करें और इस डेलीगेशन को कहिएगा कि ये कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस लाजमी मांगे वाइसरॉय से। यानी पूरा स्टेज सेट किया जा रहा था अंग्रेजों की जानिब से। ये कहते हैं कि रिस्पेक्टफुली सजेस्ट करना चाहिए कि नॉमिनेशन या रिप्रेजेंटेशन बाय रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि मुसलमान ओपिनियन को एड्रेस किया जा सके। साथ ही मिस्टर आर्चबोल्ड कहते हैं कि इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, या आप अपनी तरफ से बात कीजिएगा, मैं बैकग्राउंड में ही रहूँगा, बस मेरा नाम ना लीजिए। अब जब बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है तो वापस आते हैं शिमला डेपुटेशन पे। मुसलमानों का डेलीगेशन जाता है, वाइसरॉय से मिलता है और ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखते हैं, जो कि हंस के मान ली जाती। और इसके 2 माह बाद दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग कायम हो जाती। अब एक तरफ मुस्लिम लीग कायम हो रही है और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं। इस वक्त जिन्ना कांग्रेस के मेंबर हैं, ना कि मुस्लिम लीग, और इनका मोटो यूनाइटेड इंडिया का। इसीलिए ये मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को भी खासा अपोज कर रहे हैं कि ये तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। यहाँ रिलीजन को पॉलिटिक्स में मिक्स किया जा रहा है, जिसके जिन्ना शदीद खिलाफ थे। साल आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग का डोमिनेंस। अब हालात ये हैं कि लीग अपनी एक बेस बना चुकी है इंडिया, और कांग्रेस को ये लगता है कि अब इनसे मिलकर ही काम करना पड़े। इसीलिए इन दोनों को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साल 1916 में लखनऊ पैक्ट करवाते हैं दोनों पार्टीज के दरमियान, और इसके अंदर कांग्रेस मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लेती है और ये दोनों मिलकर काम करने पे रजामंद हो जाते। इस वक्त तक मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी समझा जाता था। वीडियो को कट शॉर्ट करके हम चलते हैं साल 1928, जब हमें नेहरू रिपोर्ट देखने को मिलती है। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसका वादा लखनऊ पैक्ट में किया गया था मुस्लिम लीग के साथ, उसको डिनाई कर दिया जाता, क्योंकि नेहरू जी का स्टांस था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम ही मौजूद होना चाहिए। अब सूरत हाल यह है कि कांग्रेस लखनऊ पैक्ट से बैकआउट कर चुकी। मुस्लिम लीग का मोटो और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, जो कि मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन को क्लेम करते थे और उनके राइट्स को सेफ गार्ड करने का प्रॉमिस करते थे, जिसकी वजह से अब जिन्ना इंक्लाइन होते हैं मुस्लिम लीग की तरफ और अपने 14 पॉइंट्स पेश करते हैं, जिसमें मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। यहाँ पर हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का प्रो सेक्युलर थॉट से शिफ्ट नज़र आता है, और उस शिफ्ट की एक लॉजिकल वजह भी थी। इसके बाद एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिलती है साल 1935 में। इंडियन एक्ट 1935 के तहत अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले थे। पहले इलेक्शन ब्रिटिश सरकार के अंदर ये इलेक्शन मुनक्किद हो और इलेक्शन जीत लिया जाता कांग्रेस की तरफ। 1585 सीट्स में से एक बड़ी तादाद 707 सीट्स कांग्रेस जीत जाती, और मुस्लिम लीग मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स में से भी सिर्फ 109 सीटों पर काबिज हो पाती। यानी मेजॉरिटी प्रोविंसेस में अब कांग्रेस की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अब एक बहुत बड़ा मौका था कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी लोगों को पोर्ट्रे करते दिखा सके। होता कुछ यूँ है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बनते ही कई स्टेट्स में उर्दू हिंदी तनाज़ा पर फिर हमें देखने को मिलता। इसके साथ साथ स्कूल्स के अंदर वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया जाता है असेंबलीज में, और पब्लिक सर्विसेज में भी ये पैटर्न देखा गया कि मुसलमानों को बेहद कम सीटें अलॉट की जाती थी कंपेयर टू हिंदू कम्युनिटी। जैसे बिहार डिपार्टमेंट में ही देखा जाए तो 150 टीचिंग सीट्स में से सिर्फ 17 सीटें मुसलमानों को दी जाती। साथ साथ अगर बात करें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन की मिनिस्ट्रीज में, तो वो भी बेहद कम थी। कांग्रेस जो कि यूनाइटेड इंडिया क्लेम करती थी,
वो एक एग्जाम्पल इस टाइम पर बना सकते, जो कि नहीं बना, जिसकी वजह से ये डिवीज़न मज़ीद बढ़ गया। यहाँ तक कि इसके बाद हमें 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन भी देखने का। इस दौरान और भी बहुत सारे वाक़यात थे, इसके बाद भी कई वाक़यात मौजूद थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक अलग से तफसील से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद हिस्ट्री को दोहराना नहीं था, बल्कि उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना था जिसकी बेस पर आज हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ये बात कोई पोशीदा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जहाँ भी कॉलोनीज़ बनाई हैं, वहाँ पर इन्होंने कम्युनल डिवीज़न के ज़रिए ही लोगों पर हुकूमत की है, और निकलते वक्त भी उनमें ये चिंगारी छोड़ कर गए हैं कि लोग आज तक आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो चाहे फिर वो इंडिया हो या अफ्रीका हो या एशिया का कोई और मुल्क हो, इख्तिताम इस दुआ पर है कि अल्लाह ताला हमें एक साथ मिलकर अपने तमाम मसाइल हल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।